हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियोस तुम्हें थ्रू आउट द एग्जाम्स इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस से। ये इकोनॉमिक्स के सिलेबस की ऑफिशियल पीडीएफ है जो सीआईसी काउंसिल की वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड इस पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो अगर अभी तक तुम्हें सिलेबस में कोई भी डाउट था तो जाके एक बार इस पीडीएफ को देख लो बिकॉज यही ऑफिशियल सिलेबस है। तुम्हें इसी सिलेबस को एग्जाम के लिए फॉलो करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम्हें अभी तक सिलेबस में कोई भी डाउट है तो एक बार इस सिलेबस की पीडीएफ को जाके देख लो। इसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ये है इकोनॉमिक्स की ऑफिशियल यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज। यहाँ पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज और मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज दोनों की इक्वल वेटेज है 40-40 मार्क्स। एंड इस वेटेज को भी तुम सिलेबस की पीडीएफ में ही देख सकते हो। ये ऑफिशियल यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज है इकोनॉमिक्स की। ये मार्क्स वेटेज एज इट इज तुम्हारे एग्जाम में फॉलो होगी। तुम देखोगे कि 40 मार्क्स का पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स से होगा एंड बाकी 40 मार्क्स का पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स से होगा। ऑल्दो तुम्हें पूरा सिलेबस ही पढ़ना है लेकिन फिर भी तुम्हें इस मार्क्स वेटेज से एक हेल्प मिल सकती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट यूनिट नेशनल इनकम की हाईएस्ट वेटेज है 12 मार्क्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पर तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। तो इस तरह से तुम इससे एक हेल्प ले सकते हो। बाकी तो तुम्हें पूरा सिलेबस ही रिवाइज करना है। अगर तुम किसी भी चीज़ को छोड़ते हो तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली कट होंगे। इसलिए सिलेबस में से किसी भी टॉपिक को छोड़ना मत। सो इस यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज को भी तुम सिलेबस में ही देख सकते हो जिसकी पीडीएफ का लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो अगर तुमने अभी तक नहीं करा था अभी जाके इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सिलेबस और मार्क्स वेटेज एक बार चेकआउट कर लो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर पैटर्न की। ये ऑफिशियल पेपर पैटर्न है और तुम्हारा जो एक्चुअल एग्जाम आएगा उसमें यही पैटर्न फॉलो होगा। सो इकोनॉमिक्स का एग्जाम तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है एंड ऑब्वियसली बाकी 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। थ्योरी पेपर एक्चुअल बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। इस पेपर में 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए 16 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 के अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से पहले 8 क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे एक मार्क्स के। तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। उसके बाद 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली 1 मार्क्स के होंगे तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। तो 8 + 8 टोटल तुम्हारा सेक्शन ए होगा 16 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी होगा 32 मार्क्स का। इसमें इन टोटल तुम्हें 8 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 4 मार्क्स के। तो ऑब्वियसली 4 × 8 सेक्शन बी 32 मार्क्स का होगा। इन सेक्शन बी में ही तुम्हारा क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 8 ये दोनों क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी इन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें इंटरनल चॉइस मिलेगी ए या बी पार्ट। लास्ट ईयर के स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग बिकॉज इस साल स्पेसिमेन नहीं आया था इकोनॉमिक्स के लिए, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 8 चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी कि तुम्हें 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। एंड उम्मीद यही है कि इस साल के पेपर में भी तुम्हें 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। ऑल्दो हम ये लास्ट ईयर के स्पेसिमेन के बेस पे कह रहे हैं बिकॉज इस साल स्पेसिमेन नहीं आया था, लेकिन फिर भी तुम 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस एक्सपेक्ट कर सकते हो इकोनॉमिक्स के सेक्शन बी में। अब यह है सेक्शन सी और सेक्शन सी भी होगा 32 मार्क्स का। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली होंगे 8 मार्क्स के। सेक्शन सी में स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग तुम क्वेश्चन 12 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। और इकोनॉमिक्स के सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन 13 हमेशा एक केस स्टडी क्वेश्चन रहा है। तो डेफिनेटली तुम सेक्शन सी में एक केस स्टडी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरली ये लास्ट क्वेश्चन होता है। तो सेक्शन सी में एक चॉइस क्वेश्चन और एक केस स्टडी क्वेश्चन। सो ये था इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल पेपर पैटर्न। आई होप तुम्हें पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा।
और तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यही पैटर्न तुम्हारे एग्जाम में फॉलो होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा लेंदी आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्योंकि बच्चों की मोस्टली ख़राब होती है, तो उनका पेपर छूट जाता है। लेकिन तुमसे वो गलती ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट की एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा पेपर डेफिनेटली टाइम पे पूरा भी होगा और तुम्हें रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। इकोनॉमिक्स का पेपर बाकी पेपर्स की ही तरह 3 घंटे का होगा, 180 मिनट्स। एंड इसमें जो स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी है वो ये है कि सेक्शन ए, जिसमें एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर 16 सब पार्ट्स हैं, उससे तुम्हें कंप्लीट करना है 10 मिनट में। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम सेक्शन ए पे मत देना। उसके बाद सेक्शन बी में तुम्हें 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो तुम्हें हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में 10 मिनट देने हैं, जिससे सेक्शन बी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। उसके बाद सेक्शन सी में तुम्हें 4 क्वेश्चंस करने हैं। तुम हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में 20 मिनट दे सकते हो, जिससे तुम्हारा सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। उसके बाद लास्ट में रिवीजन के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट बचेंगे एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ जो तुम्हें और ध्यान रखनी है कि जब पेपर स्टार्ट होने से पहले तुम्हें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। इसमें तुम्हें क्या करना है, सेक्शन ए में जो भी एमसीक्यूज हैं उनको रीडिंग टाइम में ही सॉल्व कर लेना। मतलब आंसर शीट में मत लिखना, तुम आंसर शीट में नहीं लिख सकते, बस उन्हें माइंड में सॉल्व कर लेना अगर तुम कर सके तो। अगर किसी एमसीक्यू में कैलकुलेशन की ज़रूरत हुई तो वो अलग बात है, लेकिन जो नॉर्मल एमसीक्यूज होंगे उन्हें अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेना रीडिंग टाइम में, ताकि जब पेपर स्टार्ट हो तो तुम इमीडिएटली सेक्शन ए को सॉल्व कर सको। रीडिंग टाइम में और तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे चॉइस क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में और सेक्शन सी में, उसमें से अपनी चॉइस चूज कर लेना रीडिंग टाइम में, ताकि तुम्हें एग्जाम के बीच में सोचना ना पड़े कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पिकअप करना है। तो ये 2 काम रीडिंग टाइम में ही कर लेना, एमसीक्यू सॉल्व कर लेना और अपनी चॉइस पिकअप कर लेना। उसके बाद इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना जो हमने अभी डिस्कस करी, और तुम्हारा पेपर डेफिनेटली टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में तुम्हारे पास रिवीजन के लिए भी 10 मिनट बचेंगे। एंड रिवीजन में तुम्हें सबसे पहले अपने सारे न्यूमेरिकल्स चेक करने हैं कि तुमने कहीं भी कैलकुलेशन एरर ना करा हो, जो कि इकोनॉमिक्स में बहुत कॉमन है। तो अपनी कैलकुलेशंस को ज़रूर चेक कर लेना रिवीजन टाइम में। सो इस स्ट्रैटेजी को प्लीज़ फॉलो करना, तुम्हारा पेपर काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की, जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए इस लास्ट वीक में, ताकि तुम्हारा पेपर काफ़ी अच्छा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा 20% पेपर जो होगा वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड होगा, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का होगा। लास्ट ईयर हमने देखा आईएससी इकोनॉमिक्स का और आईएससी मैथ्स का पेपर बच्चों को काफ़ी टफ लगा, लेकिन एक्चुअल में वो पेपर टफ नहीं था। बस ये था कि उसमें 20% पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस था और बाकी क्वेश्चंस भी थोड़े से हायर लेवल के थे। तो जिन बच्चों ने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करी थी उन्हें पेपर मॉडरेट लगा, बट जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं करी थी उन्हें पेपर ट्रिकी लगा और टफ लगा। इसलिए तुम्हें कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है। तुम खाली सिलेबस को रिवाइज करके इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं सकते, तुम्हें इनके लिए अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस तुम कैसे कर सकते हो, सीआईसी काउंसिल ने अपनी वेबसाइट पे एक आइटम बैंक रिलीज़ करा था 2024 में। एंड इस आइटम बैंक में एक काफ़ी लंबी लिस्ट है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की, उनके सॉल्यूशंस के साथ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस cic.org वेबसाइट पे जाना है, या तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जा सकते हो, तुम्हें वहाँ भी लिंक मिल जाएगा। तुम्हें वेबसाइट पे जाना है और तुम्हें इकोनॉमिक्स का आइटम बैंक डाउनलोड कर लेना है। एंड इस आइटम बैंक में जो भी क्वेश्चंस हैं तुम्हें वो सब सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी तुम्हें आइटम बैंक की पीडीएफ में ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा रिवाइज कर लो, उसके बाद आइटम बैंक को सॉल्व करो। इससे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस आइटम बैंक में जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी काफ़ी हायर लेवल के हैं, तो तुम्हें कहीं और से प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम आइटम बैंक को सॉल्व कर लेते हो तो तुम इकोनॉमिक्स के लिए 100% प्रिपेयर्ड हो। इसलिए आइटम बैंक को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, देखो अगर इन केस तुम्हारे पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो, ऑल्दो जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा हुआ था
आईएससी अकाउंट्स के पेपर में और पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक दो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। और यहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती क्या करी कि उन्होंने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं करा, वो क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर इन केस कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि तुमने उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी तुम्हें क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करना। तुम खाली क्वेश्चन नंबर डाल के भी आ सकते हो, खाली क्वेश्चन नंबर डाल दो शीट में, उसके आगे कुछ सॉल्व मत करो। अगर तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, खाली क्वेश्चन नंबर डालना भी इनफ है। लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ कर मत आना, बिल्कुल इग्नोर करके मत आना। अपनी शीट में एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल देना अगर ऐसे किसी क्वेश्चन का जो कि तुम्हें आउट ऑफ सिलेबस लगे। तो ऐसे में होता क्या है, चेकिंग के टाइम पे अगर एग्जामिनर्स को ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन अगर तुमने उसे अटेम्प्ट करा हो या एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल रखा हो, तो वो तुम्हें मार्क्स दे देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन अगर तुमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा तो हो सकता है कि तुम्हें मार्क्स ना मिले। तो ऐसे केस में प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आना, उसे अटेम्प्ट ज़रूर करना। और जो जनरली चांसेस कम हैं, तुम्हें जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे सिलेबस में ही होंगे, लेकिन ये इन केस वाली सिचुएशन है जो कि तुम्हें पता होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इस टिप को इंक्लूड किया। अब नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ें तो एमसीक्यूज़ में देखो, जब तुम आंसर लिखोगे तो ऑप्शन नंबर के आगे पूरी स्टेटमेंट लिखना, खाली ऑप्शन नंबर मत लिख कर छोड़ देना। फॉर एग्जांपल अगर आंसर है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए के आगे जो स्टेटमेंट गिवन होगी क्वेश्चन में, अपने आंसर में वो पूरी स्टेटमेंट भी लिखना, खाली ए डाल के मत छोड़ देना। इसका रीज़न क्या है कि बाई चांस क्या होता है, कई बार तुम्हारा ऑप्शन नंबर तुम गलती से गलत डाल देते हो। मतलब तुम्हें पता तो है कि तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए है, लेकिन तुमने ऑप्शन नंबर गलती से बी डाल दिया। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे केस में तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे ऑल्दो तुम्हें सही आंसर पता था। लेकिन अगर तुमने ऑप्शन नंबर बी डाल दिया लेकिन एक्चुअल आंसर ए है, लेकिन तुमने बी के आगे की स्टेटमेंट लिख दी, ऐसे केस में क्या हुआ, तुमने ऑप्शन नंबर डाल दिया ए और तुमने स्टेटमेंट लिख दी ऑप्शन बी की। तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि तुम्हें सही आंसर पता था कि सही आंसर है ऑप्शन बी, इसलिए तुमने स्टेटमेंट बी की लिखी है लेकिन तुमने ऑप्शन नंबर गलती से ए डाल दिया। तो ऐसे केस में काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि तुम स्टेटमेंट तो गलती से गलत नहीं डालोगे, लेकिन तुम ऑप्शन नंबर गलती से गलत डाल सकते हो। स्टेटमेंट तो गलती से गलत नहीं डालोगे, तो वो तुम्हें मार्क्स दे देते हैं। इसलिए कोशिश करना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो बिल्कुल खाली ऑप्शन नंबर डाल कर मत छोड़ना, जो आगे सही स्टेटमेंट होगी उसे भी लिखना, ताकि ऐसी सिचुएशन में तुम अपने मार्क्स को लूज़ ना करो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। आईएससी में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आईसीएससी में जो मार्क्स होते हैं क्लास 10th में, वो छोटे आंसर्स होते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन आईएससी में हमें लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में हमें कितने पेज का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे काफ़ी इजी ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उसमें देखो जनरली तुम्हें क्वेश्चन में ही मांगा होगा कि तुम्हें कितने पॉइंट्स लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन में तुम्हें 4 पॉइंट लिखने हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें 8 पॉइंट्स लिखने हो सकते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, अगर क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स तुमसे मांगे हैं तो तुम्हें उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, चाहे वो पॉइंट तुम्हारे आधे पेज में आ जाए चाहे वो एक पेज में आ जाए। फिर पेज मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि तुमने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर करे अपने आंसर में नहीं करे। तो मैक्सिमम केसेस में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तुम्हें उतने ही पॉइंट्स कवर करने हैं, पेजेस मैटर नहीं करते। लेकिन इन केस क्वेश्चन में नहीं गिवन होता कि तुम्हें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं और तुम्हें क्वेश्चन को एक पैराग्राफ में लिखना पड़ता है, तो तुम एक आइडिया ले सकते हो कि तुम्हें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 0.75 या एक पेज लिखना है। तुम अराउंड 1 पेज एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हें 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना है, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में तुम्हें जनरली नंबर ऑफ पॉइंट्स स्पेसिफाइड होंगे, तुम्हें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें आंसर पैराग्राफ में लिखना पड़ता है बिकॉज क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं होते, तो तुम्हें 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में अराउंड 1.75 पेजेस कवर करने हैं।
मतलब अपनी शीट के दोनों साइड के, यानी अपनी शीट का पहला साइड तुम्हें पूरा कवर करना है, पूरा पेज, और फिर उस पेज की बैक साइड तुम्हें 0.75 कवर करनी है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 पेजेस तुम्हारी शीट के। तो तुम 2 पेजेस तक कवर कर सकते हो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में। अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 8 आउट ऑफ 8 अगर तुम्हारा आंसर सही है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हें कितने पेजेस कवर करने हैं, लेकिन जनरली हर क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा कि तुम्हें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। तो तुम्हें उतने ही पॉइंट्स कवर करने होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पेजेस ध्यान में रखना, इन केस किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉइंट्स स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा, पेपर पैटर्न में बेस्ड ऑन द ईयर 2025 स्पेसिमेन पेपर, बिकॉज इस साल के लिए कोई स्पेसिमेन नहीं आया था इकोनॉमिक्स के लिए, तुम सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन में एक केस स्टडी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ भी याद रखना, एक केस स्टडी क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि पेपर से एक दिन पहले कुछ भी रिवाइज मत करना, बिकॉज अपना रिवीजन पेपर से 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना। पेपर से एक दिन पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना है। कौन सा स्पेसिमेन? 2025 का, बिकॉज 2026 में स्पेसिमेन नहीं आया। इस साल के लिए कोई स्पेसिमेन नहीं रिलीज हुआ, 2025 एग्जाम के लिए हुआ था। तुम्हें उसी ईयर का स्पेसिमेन सॉल्व करना है, और साथ में तुम्हें आइटम बैंक सॉल्व करना है। तो स्पेसिमेन पेपर और आइटम बैंक तुम्हें पेपर से एक दिन पहले सॉल्व करने हैं। अगर तुमने उन्हें पहले ही सॉल्व कर लिया है तो उनको दोबारा सॉल्व करना। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुम सारे आंसर्स लिख के सॉल्व करो, तुम आंसर्स को माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। खाली क्वेश्चंस को रीड करो, और अगर तुम उस क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व कर सकते हो तो माइंड में ही सॉल्व कर लो। तुम्हें सारे आंसर लिख के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि पेपर से एक दिन पहले तुम्हें स्पेसिमेन और आइटम बैंक को सॉल्व करना है। इससे पेपर से एक दिन पहले तुम्हारी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा माइंड इकोनॉमिक्स में एक्टिव हो जाएगा, और नेक्स्ट डे तुम्हारा माइंड काफ़ी जल्दी चलेगा, तुम्हारा पेपर छूटेगा नहीं, बिकॉज एक दिन पहले ही तुम्हारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इसलिए ये चीज़ ज़रूर करना, पेपर से एक दिन पहले अपने स्पेसिमेन और आइटम बैंक को सॉल्व कर लेना, अपना रिवीजन 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेना। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो तुम्हें इस लास्ट वीक में और एग्ज़ाम के टाइम पे भी ध्यान में रखनी है। अगर तुम इन सब टिप्स को स्ट्रिक्टली सही से फॉलो करते हो तो इकोनॉमिक्स में तुम 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर तुमने अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है और तुम इन टिप्स को ध्यान में रख लेते हो, तो डेफिनेटली तुम मैक्सिमम मार्क्स इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हो। सो इन टिप्स को ध्यान में रखना। वीडियो एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कवर करा है, जो एक ई बुक और प्रिंटेड बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इस सिंप्लीफाइड वर्जन में हमने इकोनॉमिक्स को पूरे सिलेबस को एक काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कवर करा है, जिसे तुम इजीली समझ सकते हो और याद कर सकते हो। एंड स्पेशली इन लास्ट के दिनों में अगर तुम इस बुक से रिवीजन कर लेते हो तो तुम इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे इजीली। सो अगर तुम्हें इस बुक के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमने इस बुक के लिए एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड इस बुक के दोनों वर्जन्स, ई बुक और प्रिंटेड वर्जन, हमारे बुक स्टोर पे अवेलेबल हैं, तो उसका लिंक भी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्दो बिकॉज अब दिन कम बचे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्रिंटेड बुक ऑर्डर मत करना, ई बुक चेकआउट करना, बिकॉज ई बुक को तुम इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे भी तुम्हें ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।